अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले बड़ा मंगल और शनि जयंती की करेंगे। ये दुर्लभ संयोग ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार यानी कि आज हुआ है और ऐसे में आज का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का बेहद खास दिन है और इसीलिए सुबह से ही हनुमान मंदिरों और शनि मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल और शनि जयंती का दुर्लभ संयोग बना तो मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक और उज्जैन से लेकर राजस्थान के पाली तक आस्था और भक्ति के कई अनोखे रंग देखने को मिले। ये तस्वीरें अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर की है, जहां आम दिनों के मुकाबले आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हाथों में फूल और तुलसी की माला के साथ लड्डू का प्रसाद लिए ये भक्त दर्शन के लिए घंटों कतारों में खड़े नजर आए। उमस भरी गर्मी के बावजूद इन भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के अंदर और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ लगातार दर्शन कर रहे हैं राम भक्त हनुमान जी के। और यहाँ पे जो विराजमान है बजरंगबली, उनके चरणों में अरदास लगा रहे हैं। लगातार यहाँ आप लाइन की कतारें देख रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं उमरी बेगमगंज से। तो आपने दर्शन किए? हाँ, दर्शन किया हमने। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगल है। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत भीड़ है, लेकिन हनुमान जी की साक्षात कृपा पर हम तो बराबर आते हैं हनुमानगढ़ी, जो कि भव्य नजारा है आज का। तीसरे बड़ा मंगल पर आस्था और भक्ति, ऐसा ही मंजर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी दिखाई दिया। कोई परिवार संग संकट मोचक हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचा और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान जी के जयकारों से दिन भर गूंजता रहा। हनुमान जी महाराज की मान्यता है कि बड़ा मंगल पर हनुमान जी की भक्ति और व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि कोई रोजी रोजगार में तरक्की के लिए हनुमान जी की शरण में पहुंचा है, तो किसी ने परिवार में सुख और शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की और किसी ने रोगों से मुक्ति और विश्व कल्याण के लिए हनुमान चालीसा का अखंड पाठ किया। प्रयागराज के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी 2 दिन का अखंड हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसका मकसद विश्व कल्याण और कोरोना बीमारी से लोगों को बचाना है। हम इस वक्त प्रयागराज के कोटेश्वर महादेव मंदिर में हैं। यहाँ पर अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और भक्ति में लीन है। तो सभी भक्त यहाँ पर हैं। इसकी मूल कामना है कि विश्व का कल्याण हो और कोरोना जो संकट अपना बढ़ा रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, इससे मुक्ति मिले, आम जनमानस में सुख समृद्धि बढ़े। हनुमान जी की परम कृपा हम सभी को प्राप्त हो। वहीं आज शनि जयंती भी होने से इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। न्याय और कर्म फल के देवता शनि देव का जन्म उत्सव मनाने के लिए देश में तमाम प्राचीन मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। पाली के शनि धाम में हजारों लीटर तेल से शनि महाराज का अभिषेक हुआ और फिर हुई शनिदेव की भव्य आरती, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी तरह उज्जैन के श्री नवग्रह शनि मंदिर में शनि देव का पहले फूलों से विशेष श्रृंगार हुआ और फिर शुभ मुहूर्त में मंत्रों उच्चार के साथ पूजा हुई। कहा जाता है कि शनि जयंती पर उपवास रखने, तेल चढ़ाने, काले तिल, काले कपड़े और नीले फूल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन से सभी बाधाएं और शनि दोष दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि शनि जयंती पर मंदिर पहुंचे ज्यादातर भक्त इन तमाम उपायों को करते नजर आए। आज
ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। इसी दिन को आज शनि जयंती के रूप में पूरे शहर में, पूरे भारत में, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज यहाँ पर नवग्रह शनि मंदिर, जो कि राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से इस आयोजन को आज सुबह मंदिर खुलने के साथ ही भगवान का अभिषेक, पूजा, भगवान का श्रृंगार, पुष्पमालाओं से भगवान की सजावट, विद्युत सज्जा आदि यहाँ पर की गई है। हर साल आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और आज का दिन का तो बहुत बड़ा महत्व है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मतलब सबके पुण्य का फल मिलता है। तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए शनि महाराज से श्रद्धा और विश्वास से दर्शन करने के साथ प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। शनिदेव के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। इसीलिए शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आज बड़ा मंगल और शनि जयंती का ये दुर्लभ संयोग बना तो हर कोई कष्टों के निवारण के लिए अपने आराध्य के धाम पहुंच गया। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और पाली से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां रामगढ़ जिले में पहली बार वन विभाग की ओर से हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद लोगों को हाथियों के हमले से बचाना है, जंगल में अवैध गतिविधियों को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। खास बात यह है कि ये ड्रोन दिन ही नहीं बल्कि रात में भी कारगर साबित होंगे। आसमान में मंडराता ड्रोन और जमीन से इसे कंट्रोल करती वन विभाग की टीम, जिसने हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखने, जंगल में अवैध गतिविधियों को रोकने और वृक्षारोपण को बढ़ाने जैसे कई जरूरी कामों के लिए इस हाईटेक ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है। क्योंकि झारखंड के रामगढ़ जिले के जंगल हजारों हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे वन विभाग की चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग ने 24 लाख रुपए की कीमत का ये ड्रोन खरीदा है। ड्रोन है, ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है, तो हम लोग इसको जगह जगह पे उड़ाकर चेक करते रहेंगे कि कहाँ कहीं अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही। अगर चल रही तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ लागत? इसकी लागत 24 लाख रुपए। झारखंड पे रामगढ़ में? जी हाँ, झारखंड में मेरे नॉलेज के हिसाब से पहली बार किया गया। ये ड्रोन 30 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाकर न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी हाई रेजोल्यूशन वीडियो और फोटो भेज सकता है। साथ ही ये 1 किलोमीटर का एरिया भी कवर कर सकता है। और तो और इससे जंगल में घूम रहे हाथियों की सही लोकेशन भी ट्रेस की जा सकेगी, ताकि रिहायशी बस्तियों में आने से पहले हाथियों के झुंड को रोका जा सके। दरअसल रामगढ़ के जंगलों में रहने वाले हाथी आए दिन खाने पीने की तलाश में रिहायशी बस्तियों में पहुंचकर जान माल का नुकसान करते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये ड्रोन ग्रामीणों को हाथियों के हमले से बचाने में काफी कारगर साबित होगा। रामगढ़ जिले के DFO नीतीश कुमार ने बताया कि वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत ये ड्रोन लिया गया है, जिसके जरिए जंगल के उन इलाकों तक भी पहुंचा जा सकेगा जहां आमतौर पर वन विभाग की टीम का पहुंचना आसान नहीं होता। जिस क्षेत्र में विभाग को लोगों का जाकर वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल है, वहां पर भी ये हवा के माध्यम से जो वृक्षों के बीज हैं उसका प्रचार प्रसार करेगा। न सिर्फ वृक्ष बल्कि घास का भी बीज का प्रसार प्रसार इससे कराया जाएगा। इसमें ड्रोन में एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है, जो रात में हाथी का झुंड जो दिखाई नहीं देता था नॉर्मल कैमरा से, उसको भी हम लोग थर्मल कैमरा से ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो हाथी का झुंड गांव के तरफ ना आए, इसकी हमारी भरसक कोशिश रहेगी। झारखंड की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसे हाईटेक तरीके अपनाए जा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी वन विभाग ने हाथियों पर नजर रखने के लिए करीब 60 सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील इलाकों में लगाए हैं, जो एक कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। हम लोग इसके लिए एक नया जो इनिशिएटिव लिया है वो है हमारे सीसीटीवी के माध्यम से जो एलिफेंट मूवमेंट है उसको ट्रैक करना। जैसे ही हम लोग कोई भी एलिफेंट का मूवमेंट देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, जैसे कि रेल लाइन है उसके पास एलिफेंट मूव कर रहा है, तो हम रेलवे को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। या वो एशियन हाईवे 2 के पास जा रहा है हाथी का पूरा दल 80 का, तो उसके पहले ही हमारी टीम वहां पहुंच करके उसको रोक देती है एशियन हाईवे को, और हाथी का दल निकल जाता है तब फिर उसको खोलते हैं। तो इससे हाथियों का भी क्षति नहीं होता है और हमारे आम जनमानस का भी जान बचता है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कैसे सरकारी कामकाज को आसान और असरदार बना सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण है रामगढ़ और दार्जिलिंग में वन विभाग की ओर से की गई ये पहल। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे बात पिनाका के नए अवतार की। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसकी ताकत दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान को भी पिनाका की घातक मारक क्षमता और अचूक निशाने के बारे में पता चला है। पिनाका से दागे गए हर रॉकेट ने उसकी मारक क्षमता को बाखूबी साबित किया है और यही वजह है कि पिनाका को बनाने वाले DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसे लगातार अपग्रेड कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि पिनाका अब तक के सबसे घातक अवतार में आने जा रहा है, जिसके बाद हम यही कह सकते हैं कि पिनाका से पंगा दुश्मन के लिए महंगा पड़ेगा। ये गरज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की है। जैसा नाम वैसा काम। भगवान शिव का धनुष यानी पिनाका, भला इसका वार कैसे खाली जाएगा। दुश्मनों के दिल में खौफ भरने के लिए इस रॉकेट लॉन्चर का नाम काफी है। और अब गुड न्यूज ये है कि DRDO जल्द ही इस विध्वंसक के अपग्रेडेड वर्जन यानी पिनाका MK3 की टेस्टिंग करेगा। करीब 3 हफ्ते पहले ही पूरी दुनिया पिनाका की ताकत की गवाह बनी है, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया था। तब ये रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेनाओं के साहस और शौर्य का प्रतीक साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों में शामिल पिनाका ने हमारी सैन्य शक्ति का दमखम दिखा दिया था। पिनाका के हर बैरल से दागे गए रॉकेट ने दुश्मन को साफ संदेश दिया कि भारत की सरहद से दूर रहे। भारतीय तोपखाने की शान बढ़ाने वाला पिनाका MK3 अपने पिछले 3 वर्जन से कई मायनों में खास और अलग है। पिनाका MK3 की रेंज काफी ज्यादा है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन से दागे जाने वाले रॉकेट 120 किलोमीटर दूर टारगेट को भी बड़े आराम से भेज सकेंगे। इस दौरान रॉकेट अपने साथ 250 किलोग्राम तक गोला बारूद को ले जाने में सक्षम होंगे। DRDO इसमें नेविगेशन और कंट्रोल किट भी लगाएगा, जिसकी वजह से पिनाका से लॉन्च होने के बाद भी रॉकेट दिशा बदलने में सक्षम होगा और अपने टारगेट को सटीक तरीके से हिट कर सकेगा। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका MK3 लेजर गायरो नेविगेशन और माइक्रो स्ट्रिप एंटीने से भी लैस होगी। महज 44 सेकंड में पिनाका MK3 से 12 रॉकेट दागे जा सकेंगे, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट अपने टारगेट की तरफ बढ़ चुका होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद भारत अपनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की अपग्रेडेड वर्जन के टेस्ट जल्द ही शुरू होने वाले हैं। DRDO अब पिनाका मार्क 3 यानी कि 120 किलोमीटर रेंज वाले मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टेस्ट करने वाला है और इसके साथ ही पिनाका की जो क्षमताएं हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिनाका मार्क 3 को किस तरह से और ज़्यादा लीथल और इसकी रेंज और रफ्तार किस तरह से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, साथ ही कैसे ये सटीक निशाना लगाता है, उस पर भी पूरा काम किया जा रहा है। यानी अपनी प्रेसिशन स्ट्राइक्स को तेज़ करने और ज़्यादा धारदार बनाने के लिए DRDO लगातार पिनाका सिस्टम्स को और ज़्यादा तेज़ और एक्सटेंडेड रेंज के साथ
टेस्ट कर रहा है। माना जा रहा है कि 250 किलो के वॉरहेड के साथ 300 कैलिबर के पिनाका के रॉकेट लॉन्चर्स अब तक के सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाले और सटीक निशाना लगाने वाले होंगे। जल्द ही इन टेस्ट को पूरा करने के बाद इनको इंडक्ट करने की भी एक पूरी कोशिश है कि उसको भी रफ्तार दी जाए, ताकि जल्द से जल्द पिनाका मार्क 3 भारतीय सेना का हिस्सा बन सके और चीन और पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हिमाकत भारत के खिलाफ ना कर सकें। यानी चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की एकजुटता भी भारतीय सेना की ताकत पर भारी नहीं पड़ेगी। भारत के पास पिनाका के 3 पुराने वर्जन हैं। पिनाका MK1 की रेंज 40 किलोमीटर है, वहीं MK2 की रेंज 60 से 90 किलोमीटर है। इसका तीसरा वेरिएंट गाइडेड पिनाका है, जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। अगर हम पिनाका 1 और 2 की बात करें तो इनकी एक्सटेंडेड रेंज 70 से 90 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इस क्षमता और रेंज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए DRDO और सोलर इंडस्ट्रीज अलग अलग टेरेन यानी कि अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंजेस में इन सब का टेस्ट करने वाला है। जिन्होंने हाल में ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई थी, अब भारत का इसका सबसे उन्नत संस्करण मिलने वाला है। DRDO की ओर से तैयार किया गया यह हथियार भी पूरी तरह से स्वदेशी होगा और इसे भारतीय सेना की जरूरतों और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किया गया है, ताकि भारतीय सेना की ताकत में कई गुना का इजाफा किया जा सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में है, लेकिन इस बार जंग के मोर्चे पर नहीं बल्कि शांति और सुरक्षा के मोर्चे पर। भारतीय सेना गुरेज घाटी में खैरियत पेट्रोल अभियान चलाकर लोगों का हालचाल ले रही है। इंडियन आर्मी लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव भर रही है। जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। सेना की इस पहल की स्थानीय लोग भी खूब तारीफ कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। इस तस्वीर में भरोसा है, अपनापन है, हमदर्दी है, सुरक्षा की भावना है। भारतीय सेना का ये वो मानवीय पहलू है जो इसे दूसरे देशों की सेनाओं से अलग बनाता है। जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय सेना शांति काल में कैसे अपनों के साथ खड़ी होती है, अपनों के लिए खड़ी होती है। ये तस्वीर उसी की एक बानगी भर है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने खैरियत पेट्रोल अभियान चलाकर सरहद के लोगों को राहत और भरोसा दिया। भरोसा कि भारतीय सेना हर पल हर कदम उनके साथ खड़ी है। हाल में जो यहाँ पर शेलिंग हुई, लड़ाई हुई, मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त इंडियन आर्मी ने यहाँ के लोगों को पाला है। और इसी दौरान, इन हालातों के दौरान आर्मी हमारे घरों में गई, लोगों को पूछा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट शेलिंग गरीबों के ऊपर आ रही थी, लोगों के ऊपर शेलिंग आ रही थी। उनकी कोई इधर उधर फायर नहीं जा रहा था, फायर खाली लोगों के घरों में आ रही थी। इस हालात में मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सीमा पर गोलीबारी के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा था। जिंदगी की सलामती के लिए सीमावर्ती गांव के कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था। अब जबकि दोनों देशों के बीच सीज फायर है, संघर्ष विराम का पालन हो रहा है, तो हालत धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसी के तहत बगटोर में तैनात भारतीय सेना के राणा बटालियन ने खैरियत पेट्रोल अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों का हालचाल जाना, बच्चों को प्यार बांटा, बड़े बुजुर्गों को गले लगाया और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। गुरेज में इस वक्त लोग बिल्कुल खुशी खुशी से अपने काम कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पे यही 6 महीने हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव वो खैरियत पेट्रोल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक खैरियत पेट्रोल किया, गांव में गए, लोगों को यही आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी काम, कोई भी परेशानी हो, हम आपके साथ हैं, जिसके लिए यहाँ की आवाम ने इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय सेना समय समय पर घाटी के विकास और रोजगार के लिए अलग अलग अभियान चलाती है। युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाती रहती है ताकि घाटी का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। और अब सेना ने खैरियत पेट्रोल अभियान चलाया है
जिसकी स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है। शांति और भरोसे की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जाहिर है भारतीय सेना के इस निस्वार्थ कोशिश से सेना और आम लोगों के बीच रिश्ता और मजबूत हुआ है। गुरेज से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये वो वक्त है जब देश में मानसून धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में स्वदेशी तकनीक पर विकसित भारत फोरकास्ट सिस्टम को शुरू किया गया है, यानी कि अब इस नए सिस्टम से मानसून का पूर्वानुमान पहले की तुलना में और भी ज्यादा सटीक तरीके से लगाया जा सकेगा। जाहिर है कि भारत फोरकास्ट सिस्टम आंधी तूफान जैसी आपदा के बारे में पहले से आगाह करेगा। अब मौसम के मिजाज को परखना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी अब और भी ज्यादा सटीक होने वाली है। सटीक जानकारी से बाढ़, बारिश और तूफान जैसे हालात से निपटना और भी आसान होगा, और ये सब होगा देश में तैयार किए गए BFS यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम से। ये भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इतना एक्यूरेट मॉडल और इतना बिल्कुल डिटेल मॉडल पहली बार कहा जा रहा है क्या कि ग्लोबल लेवल पर आया है। एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में इस नए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत FS अर्थात भारत फोरकास्ट सिस्टम जो पूरी तरह इंडिजिनस है, जो पूरी तरह यहीं पर विकसित किया गया, और जिसको विकसित करने वाली टोली में हमारी 5 श्रेष्ठ प्रमुख महिला वैज्ञानिक हैं। तो जिस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विज्ञान के मंत्रालयों में महिलाओं ने आगे बढ़कर के लीड लेना शुरू किया है, द वुमेन लेड प्रोजेक्ट्स है हमारे, चाहे अंतरिक्ष में है चाहे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका दृश्य आज आपको मौसम विभाग में भी देखने को मिल रहा है। BFS बता सकता है कि 6 किलोमीटर के दायरे में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर है, जो पहले इस्तेमाल हो रहे 12 किलोमीटर के ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम से दोगुना बेहतर है। भारत 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन का पूर्वानुमान सिस्टम डेवलप करने वाला पहला देश है। मतलब ये हुआ कि हम इस नई तकनीक से ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले गांव तक के मौसम का हाल बता सकते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम को IITM पुणे की महिला वैज्ञानिकों ने बनाया है। IITM ने एक नया मॉडल डेवलप किया है जिसको कहा गया है भारत फोरकास्ट सिस्टम, और उसको डेवलप करने के लिए एक बड़ी अनूठी टीम है हमारे साथ है, जो ऑल विमेन टीम है, यानी पूरी महिला टीम है, जिसने इस पे बहुत ज़रूरी काम किया है। मैम, आप लोगों ने पूरी हमारी साथ 4 लोगों की टीम है, कैसे काम हुआ, क्या हुआ और किस तरीके से ये पूरा मॉडल डेवलप? मतलब इसमें से विमेन है इसीलिए कुछ और हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कर सकते हैं, मतलब लोग कर सकते तो विमेन भी कर सकती है, ऐसा कुछ अलग बात नहीं है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन के साथ एक वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का संचालन करता है। इसे बनाने में पहली बार AI और लर्निंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मौसम के पूर्वानुमान में 10 की जगह सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। साथ ही इस नए सिस्टम से बारिश और तूफान की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे खेती में कम नुकसान होगा। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी का पहले से पता चलने पर बांध, नदियों का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा जलभराव, प्रदूषण से निपटना भी आसान हो जाएगा। साथ ही समुद्री तूफान की दिशा और तीव्रता का बेहतर आकलन लग पाएगा। सबसे अहम बात यह है कि छोटे इलाकों को भी मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस परियोजना में इसरो का भी सहयोग शामिल है, जो उपग्रहों से मौसम संबंधित डेटा मुहैया करवाएगा। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।